हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी जो मौजूदा सियासत है। लग ये रहा है कि अपोजिशन की जो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी नवाज़ लीग से जो एक फ़र्क है या डिस्टेंस है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। पीडीएम से निकलने के बाद वैसे तो बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के दरमियान जुमलों का और इख्तलाफात का और इल्ज़ामात का तबादला हुआ, मगर अब तो ये साफ जाहिर है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बहुत सख्त तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे। आज ही उन्होंने बिलावल नवाज़ लीग को एक नया सियासी ताना दिया पार्टी सदर शहबाज शरीफ के हवाले से, जिनसे कुछ दिनों पहले तक ये लग रहा था कि जैसे एक नर्म रवैया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिनके लिए आज मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज़ लीग को शहबाज शरीफ साहब का वो फ़िक्रा याद दिलवाया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क के अंदर तमाम इदारों को एक सफ़े पर लाने के लिए वो किसी के भी पांव पड़ने को तैयार हो सकते हैं। और इसी को याद करवाते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि पीपीपी और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं वो तो साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत को गिराने का अहद कर रही थी और नवाज़ लीग तो जो है अब वो पांव पकड़ने की बात कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने मरियम नवाज साहिबा पर भी तनकीद की मगर नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आर या पार वाला जो मरियम नवाज साहिबा का बयान था उसका भी उन्होंने जिक्र किया। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी साहब अपनी पेशी के लिए आए तो उन्होंने फिर एक सवाल के जवाब में अपने और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो तफरीक होती है रवैये की उसका भी जिक्र किया। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 9 जुलाई को अमेरिका रवाना हो रहे हैं और इस हवाले से भी बहुत क़यासराई हो रही है। ये गिला शिकवा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नवाज़ लीग से और जो तनकीद है नवाज़ लीग पर वो इतनी बढ़ क्यों रही है इस और आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली में हमें और कोई फ़र्क भी नज़र आएगा? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। जी नवीद साहब, काफ़ी तनकीद पिछले दिनों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फिर भी एक फ़र्क करते रहे मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब में और शहबाज शरीफ साहब में, मगर आज तो शहबाज शरीफ साहब पे भी उन्होंने तनकीद की। सर ये इतनी तब्दीली है आपकी पार्टी पॉलिसी के अंदर और बहुत तेज़ी से जो हमें नज़र आ रही है। इस नवाज लीग नाउ योर एनिमी, मतलब कि लग तो ऐसे रहा है कि जैसे आप उन पे भी उतनी ही तनकीद करते हैं जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। पहली चीज़ तो ये कि इलेक्शन का माहौल है, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन पार्लियामेंट में हम इकट्ठे भी काम करते हैं अपोजिशन के तौर पे। आवर टारगेट स्टिल पीटीआई गवर्नमेंट एंड वो वही रहेगा। ये जो है वो तो जब जलसों में जब जाते हैं तो फिर तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं। जी नवीद साहब, सर आपको आवाज़ आ रही है? जी आई कैन हियर यू। अच्छा जी, बट नवीद साहब जलसों के अंदर के अलावा भी अब काफ़ी एक जब भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात करते हैं तो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी लगता है कि वो एक टारगेट है क्या? और कुछ लोगों की कयासराई इस हवाले से ये है कि अब आप लोग पंजाब की तरफ देख रहे हैं अगले इलेक्शन के हवाले से और वहाँ आपको ये लग रहा है कि आप अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर तनकीद करेंगे तो गालिबन आप लोग ज़्यादा अपने लिए स्पेस बना पाएंगे। नहीं देखिए ना, हम अपनी सियासत करेंगे, PMLN अपनी करती है। इलेक्शन सियासत से कोई भी और करीब आएंगे तो आपको ये फर्क नज़र आएगा।
لیکن یہ ایک حد تک ہی ہے، یہ ٹارگیٹ کا چینج ہونا نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے ہم سے۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں مبشر زیدی صاحب سے، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، ڈان نیوز پہ پروگرام بھی کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی یا رویے کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ویلکم ٹو دا شو مبشر صاحب۔ جی سر، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تنقید پی ٹی آئی پر تو تھی، صحیح اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے اوپر تنقید کرنا، مگر اب بہت زیادہ وہ ان کی جو تنقید ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز پہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے اگر وہ صرف مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی بات کرتے تھے تو اب وہ شہباز شریف صاحب کو بھی آج انہوں نے نشانہ بنایا۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس کو؟ دیکھیے، میرے خیال میں ساری چیز شروع تو ظاہر ہے نون لیگ کی طرف سے ہوئی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نئے ایک چوزن ون کے لیے کام ہو رہا ہے، ان کا اشارہ ظاہر بلاول کی طرف تھا، وہاں سے تلخیاں شروع ہوئیں، اور آگے سب کو یقین تھا کہ کم از کم یہ جو ہے الیکشن الائنس میں تو ظاہر ہے دونوں پارٹیوں نے پہلے ہی کہا تھا ہم کبھی نہیں جائیں گے، ہمارا الگ الگ مینڈیٹ ہے، مگر میرے خیال میں دیکھیے دونوں پارٹیوں کے اہداف مختلف تھے، مگر وہ ایک پی ٹی ایم میں جمع ہوئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب جو بلاول کہہ رہے ہیں وہ کم از کم آئی ایم ناٹ سرپرائز، کیونکہ دیکھیے بلاول نے اب ایک طریقہ کار اپنا لیا ہے کہ وہ جواب دے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو پنجاب میں پیپلز پارٹی نے ایفرٹ کی اور اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ پہلے بلاول بھی گئے، اس کے بعد ابھی حال ہی میں زرداری صاحب بھی گئے، مگر جو حالات لگ رہے ہیں لاہور جا کے گھر کے اندر بیٹھ جانا اور ملاقاتیں کرنا، اس کو آپ ایفرٹ کہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں پنجاب کے اندر الیکشن پالیٹکس اس طرح کی جاتی ہے؟ نہیں، لیکن زرداری صاحب کا خیال ہے کہ اس طرح جوڑ توڑ کر کے ہو سکتی ہے، تو انہوں نے آپ نے یہ یاد ہوگا اگر 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں لاہور جا کے بیٹھ جاؤں گا، مگر پیپلز پارٹی کے لیے اب شاید پنجاب میں بالکل کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں جنوبی پنجاب میں شاید تھوڑا بہت ووٹ بینک رہ گیا ہو پیپلز پارٹی کا، لیکن دونوں پارٹیز کی جو حکمت عملی ہے وہ اب اس دور میں ہے کہ کون اسٹیبلشمنٹ کو پہلے جو ہے رام کر سکتا ہے، اور دونوں کو یہ امید ہے کہ اگلا چانس جو ہے وہ ان دونوں میں سے یہ دونوں میں سے کوئی ایک چوزن ون ہوگا۔ بلاول سمجھتے ہیں کہ وہ ہوں گے، جبکہ شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان سے ناراض ہوتی ہے تو وہ ایک نیچرل چوائس ہوں گے ریپلیسمنٹ کی۔ تو میرے خیال میں دوڑ آپس میں نہیں ہے، ان کی دوڑ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے چوزن ون کون بن سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، تو جو مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ میرے خیال میں کہیں دفن ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی جو جمہوریت کی وہ کرتی تھی کہ جناب ہم جمہوریت کے لیے ہر قربانی دیں گے اور کوئی غیر جمہوری طریقہ اختیار نہیں کریں گے، مگر اگر آپ دیکھیں تو ہر غیر جمہوری طریقہ اس وقت اپنایا جا رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اسٹیٹمنٹس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ انہیں متوجہ کیا جائے ان پاورز کو جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہی حکومت بناتی ہیں پاکستان میں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کا اس وقت ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی لڑائی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں کون جا کے بیٹھتا ہے۔ اب مبشر صاحب، یہ ایک دم جس کو کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن جو ہے جو سمجھ نہیں آتی چیز، وہ یہ کہ ان کے فیصلے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت جلدی میں تو نہیں میں کہہ سکتی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ابرپٹلی ہوتے ہیں۔ جب پی ٹی ایم بنی بھی تو ایک دم ایک تبدیلی سی ہمیں نظر آئی کہ سڈنلی نواز شریف صاحب بھی اس اے پی سی میں آئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلائی، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، اور ایک دم دو جماعتوں کے درمیان تعلقات اتنے گرم جوشی
आ गई कि वो गड़ी खुदाबख्श तक बात पहुंच गई, और फिर जब टूट फूट हुई या इख्तलाफ शुरू हुआ तो भी उतना जल्दी। अब और ये जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त पॉलिसी ये है कि दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि चोजन वन कौन हो सकता है, तो ये भी एक बहुत अब्रप्ट तब्दीली नहीं आप कहेंगे? इसकी वजह क्या है कि एक तरफ तो मतलब कि पीडीएम के जलसे हो रहे हैं और आप सेलेक्टर्स को भी ललकार रहे हैं, और दूसरी तरफ अब आप चोजन वन बनना चाह रहे हैं, तो व्हाई द ओवरनाइट चेंज? मुझे लगता है आरफा के दोनों का ये ख्याल था कि जिस आज से 3 माह पहले तक या 2 माह पहले तक कह लें कि नजर नहीं आ रहा था कि इस हुकूमत की कोई डायरेक्शन है, इकोनॉमिकली भी बहुत उनको जो है मुश्किलात थी, और उसके अलावा जो बाकी मसाइल थे वो भी थे। यकायक चीजें तब्दील हुई जब आपने देखा कि एकदम ग्रोथ रेट जो है वो प्रोजेक्शंस डबल हुई, और उसके बाद कुछ इंडिकेशंस आए कि हमारी जो मईशत है कुछ इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल में दोनों ने उससे कबल ये फैसला कर लिया था कि यही वो वक्त है कि इमरान खान को पिन डाउन किया जाए। उनका ये ख्याल था कि शायद एस्टैब्लिशमेंट भी अब इमरान खान से जो है वो थोड़ी सी मुतनफ़िर हो गई है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं होंगे। मगर ये जब उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू की एस्टैब्लिशमेंट को राम करने के, तो उसके बाद यकायक हमने देखा तब्दीली आई है। कुछ हद तक जो हुकूमत है वो मुस्तहकम हुई है, और इसलिए अब अपोजिशन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब दोनों वापस उस अपने नैरेटिव की तरफ भी नहीं जा सकते, दोनों मिलके भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ इतने वो बयानात दे चुके हैं और खासे तल्ख किस्म के एक दूसरे को तकरीबन ताने जैसे जो है दे चुके हैं कि भाई वो कह रहा है आप एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ रहे हैं, वो कह रहा है आप पड़ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये वापस भी नहीं जा सकते, तो इन लोगों के लिए खासी मुश्किल है। अपोजिशन के लिए आपने देखा जो पीडीएम का जलसा भी हुआ उसने कोई वाइब्स या प्रेशर किसी भी किस्म का क्रिएट नहीं किया। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी होगी। उसमें अब मौलाना साहब किस हद तक दोनों साइड को मना पाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई इम्पैक्ट मुबशर साहब, अब तो मौलाना साहब भी जो है इन कंपैरिजन बहुत जो है ना क्या कह सकते हैं फीके से पड़ गए हैं। पहले तो वो खुद पीडीएम जब नहीं भी बनी थी तो वो जलसे कर रहे थे, बहुत सख्त बयानात दे रहे थे। अब तो लगता है कि ही इज ऑल्सो लॉस्ट मोमेंटम। उसकी भी वही वजह है जो आप इन दोनों की, कि जैसे इन दोनों को एहसास हुआ कि ये तो इकोनॉमी मुस्तहकम हो रही है, हुकूमत के पाँव जो है वो संभल रहे हैं, तो क्या मौलाना साहब इज ऑल्सो गॉटन द सेम मैसेज? देखिए, मौलाना साहब अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना आरफा, ये हमने पहले देख भी लिया। तो उनको दोनों जमातों की सपोर्ट की जरूरत है। अब मसला ये है कि तीनों JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन तीनों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो 3 अलग अलग सूबे हैं, और पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध गवर्नमेंट भी है। तो जाहिर है स्टेट पे वो ये देख रहे हैं कि अगर हमें जो है इस वक्त हम राम कर पाते हैं और किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी ले लेते हैं, विच आई डाउट दैट दे विल इवेंचुअली। लेकिन ये है कि तो मौलाना साहब को भी अब ये बात समझ आ गई है कि दोनों जो बड़ी जमातें वो हर दफा उन्हें इस्तेमाल करके और खुदा हाफिज कह जाती हैं। तो मौलाना साहब के पास भी अभी इतना कुछ नहीं है। मौलाना साहब अब इस उसमें है कि अफगानिस्तान के हालात खराब होंगे, जाहिर है यहाँ पे लोग आएंगे, अफगानी आएंगे, तो उनको शायद उसमें कोई पॉलिटिक्स में कोई चांस मिल जाए। JUI को जो उनके ट्रेडिशनल वो मदारिस का और जो बॉर्डर एरियाज में उनकी सपोर्ट है, खसूसन जो कबायली डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर, तो अभी मेरे ख्याल में मौलाना साहब को भी अंदाजा हो गया है कि ये दोनों जमातें जो हैं अपने तौर पर अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है के सामने घुटने टेक चुकी हैं। और जहां तक मौलाना साहब की बात है तो उनको भी उन्होंने भी शायद यही सोचा है कि फिर वो भी यही तरीकाकार क्यों ना इख्तियार करें। आपने देखा मुफ्ती किफायतुल्लाह जब उनको अंदर किया गया तो मौलाना साहब की तरफ से कोई उस पर बयान नहीं आया, ना कुछ हुआ, और इवेंचुअली बहरहाल उनकी जमानत हो गई। तो अब वो तुंदोतर्श रवैये जो है, जो जमहूरियत के लिए बातें की जाती थी और एस्टैब्लिशमेंट को ताने दिए जाते थे, अब शायद हम किसी के मुंह से वो दोबारा ना सुने। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने हमसे बात की। ना पिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते ही दौरा किया है, इसी हफ्ते बलूचिस्तान का। वहाँ उन्होंने बहुत अहम ऐलानात किए और अब ये लग रहा है कि उन्हीं की रोशनी के अंदर आज की जो बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नाराज़ अलहदगी पसंद बलोच रहनुमाओं से बाकायदा बातचीत करने के लिए, उनको रीच आउट करने के लिए आज जमहूरी वतन पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहज़ैन बुगती को वज़ीर आज़म का मावन खसूसी बराए मसालिहत और हम आहंगी मुकर्रर किया है। जारी होने वाला जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक शाहज़ैन बुगती का जो ओहदा है वो वफाकी वज़ीर के बराबर होगा और वो नाराज़ बलोचों से बातचीत का टास्क भी जो है लगता है उन्हीं को दिया जाएगा। दूसरी जो अहम खबर है बलूचिस्तान के हवाले से वो ये है कि गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये इस्तीफ़ा जो है उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के कहने पर दिया है। और मीडिया के अंदर अब 2 साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब और मीर जहान खेतरान साहब का जो नाम है वो लिया जा रहा है कि इनमें से कोई गवर्नर बन सकता है। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मालिक साहब। ये साबिक वज़ीर आला है बलूचिस्तान के और सरबराह है नेशनल पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। सर आज एकदम अचानक 2 बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं बलूचिस्तान की। सर आप इनको किस तरह देख रहे हैं? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का पिछले दिनों ग्वादर में ऐलान का ताल्लुक था और उसके साथ आप ये जो 2 नए तब्दीलियां हैं इनको उनके साथ नस्ती कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ जो मुज़ाकरात का अमल है उसमें वो कि हमारी ख्वाहिश शुरू से ये रही थी कि बलूच मिलिटेंसी को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसको मुज़ाकरात के ज़रिए आप इस मसले को हल कर सकते हैं, जिसको हमने उस ज़माने में इनिशिएट की। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस्लामाबाद का जो माइंड सेट है वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। सही। और मैं नहीं समझता हूँ कि वो संजीदा है। मैं समझता हूँ कि ये जो बयान वज़ीर आज़म साहब ने दिया है ये अवामी कंजप्शन के लिए दिया है, इसमें कोई संजीदगी नहीं है। बाकी मैं इन दोनों अपॉइंटमेंट को उनसे जो नई तब्दीलियां हैं मैं उनको उससे जोड़ने से कासिर हूँ। अब हकीकत का मुझे पता नहीं है कि जो नए अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब का तो पहले आ रहा था कि उसको कहा है कि आप रिजाइन कर ले, इससे पहले भी ये न्यूज़ 1-2 दफा आई थी। बट मैं ज़ाती सूरत में मेरी ख्वाहिश जरूर है कि मसला मुज़ाकरात के जरिए हल हो, लेकिन मैंने जो इस्लामाबाद का माइंड सेट पढ़ा है उससे वो संजीदा नहीं लगते हैं मुझे। अच्छा सर, क्योंकि आप कह रहे हैं संजीदा नहीं लगते, तो ख़ास तौर पे शाहज़ैन बुगती साहब की जो अपॉइंटमेंट है, क्या वैसे अगर आप वैसे भी देखें कि क्या ये सियासतदान उस स्टैचर के हैं कि जो एलिमेंट्स हैं बलोच लीडर्स हों चाहे या बलोच लोग हों, क्या ये उनसे बातचीत कर सकते हैं? उनको जैसे हम कहते हैं कि कैन ही ब्रिंग देम टू द टेबल, के वो गुफ्तगू का भी आगाज करें? शाहज़ैन बुगती साहब मेरे लिए क्या काबिल एहतराम है, क्योंकि वो जिस घर से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे लिए सब बलोचों के लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं इस मसले पे ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ कि क्या वो उनको लाएंगे नहीं लाएंगे, मुझे इस पे आइडिया नहीं है। मुझे इस्लामाबाद का आइडिया है जो मैंने आपको बताया था। सर आप भी माजी के अंदर जो है इसी हवाले से जब आप वज़ीर आला थे तो बिहाइंड द सीन्स बहुत हद तक आप लोगों ने इसके ऊपर बात की। आप जो मुल्क से बाहर भी बलोच रहनुमा थे आपने उनसे जाके मुलाकातें भी की हैं, रिपोर्ट्स इस तरह की आई हैं। सर कुछ आप रोशनी डालेंगे कि उस वक्त जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की थी वो रंग लाई, क्या वजह थी कि वो मामला जो था वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया? हमने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया था कि इस मसले को हम जो
رہنا بات چیت کے ذریعے کوشش کریں گے اور لاپتہ افراد کو کا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا اسلام مجھے سے بات کرتے ہیں. میری اپنی بھی پارٹی کے مینیفیسٹو میں تھا اور اس دوران کافی میں نے کام بھی کیا تھا. مختلف حالوں سے بھی بات کی تھی, عسکری قیادت سے بھی بات کی تھی. جب کیا تو میں نے پھر شروع اور میں کامیاب اور ہم نے ہماری فیس ون میں خانہ فلاس اور نوابزادہ سے جو مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے ایک جرگہ بنایا. جو ہمارا نواب محمد خان شاوانی صاحب ہے, وہ ہمارے جو شاوانی کے نواب ہیں, اور سردار کمال الدین اور کبیر محمد شاہی, میر خالد لانگو کی اس ذمہ داری ہمیں تھی. اس کو نے خانہ فلاس سے ملاقات اور اس کے بعد میں اور قادر اہتمام میں اکیلے کیا چیزوں میں اور جنرل خالد صاحب کے سے ملے تھے. تو ہمیں بہت اچھا ہم نے آگے رپورٹنگ کی. تو مجھے لگا کہ جہاں ہماری سر, تو پھر وجہ کیا بنی جب آپ لوگوں نے اتنے لوگوں سے ملاقات بھی کر لی, بات چیت بھی کر لی, تو معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ایک لیجنڈ اور ایک عہد ساز شخصیت کا. بھارتی اداکار دلیپ کمار آج 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. کئی ہفتوں سے ان کو سانس کی تکلیف تھی, جس کے لیے وہ ہسپتال کے اندر ایڈمٹ تھے. 1940 کی دہائی میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور اپنے پورے کریئر کے اندر انہوں نے محض 65 فلموں کے اندر کام کیا, مگر اداکاری کا سٹینڈرڈ ایسا تھا کہ آج وہ ایک لیجنڈری اداکار کے طور پہ مشہور ہیں. سیڈ فلمز انہوں نے شروع میں اتنی کی کہ ان کو ٹریجڈی کنگ کا خطاب دیا گیا. حکومت پاکستان نے بھی انہیں نشان امتیاز سے نوازا 1998 میں, جبکہ بھارتی حکومت نے ان کو جو 2 بڑے اعزاز ہیں بھارت کے وہ ان کو دیے. دلیپ کمار کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. دلیپ کمار کو ہم نے یاد کیا, بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.